हेलो जी, नमस्ते सभी को। हम आज के सेशन में देखेंगे कि जो सेकंड ग्रेड है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, इसमें कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। और सभी का यही सवाल रहता है कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। कई बार यह होता है कि भूगोल से कितने आते हैं, इतिहास से कितने आते हैं, राजस्थान भूगोल से कितने आते हैं, इत्यादि इत्यादि। परंतु अब हम इसमें टॉपिक वाइज देखेंगे, टॉपिक में भी चैप्टर वाइज देखेंगे कि कौन से प्रश्न कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर है, ये जो मैंने पेपर का एनालिसिस किया है, उसमें तो पहले ये संस्कृत विभाग वाला परीक्षा थी जो कि अभी हुआ था एग्ज़ाम दिसंबर में। तो मैंने यहाँ पे देखा था, इनको मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। ठीक है, जो एक तो राजस्थान वाला है और एक ये विश्व वाला है, भारत वाला है। इसमें से मैंने इसके जो सिलेबस को 2 पार्टों में विभाजित किया है। जैसे राजस्थान का भूगोल, तो उसमें आए थे 11 क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास में से आए थे 10 प्रश्न, और राजस्थान की कला संस्कृति से आए थे 8 प्रश्न, राजस्थान की राज व्यवस्था में से आए थे 8 प्रश्न। ये लगभग समथिंग इतने ही आते हैं, मतलब आते तो क्या है, अब उस वाले पेपर में उतने ही आए थे। राजस्थान की करंट से उस टाइम पे आए थे 13 प्रश्न। तो टोटली वाला जो मैटर हो जाता है हमारा राजस्थान का, वो 50 नंबर का हो जाता, 50 क्वेश्चन का हो जाता है। ठीक है, और विश्व का भूगोल से आए थे उधर 3 क्वेश्चन, भारत के भूगोल से आए थे 6 प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था से आए थे 10 प्रश्न। अब देखो, ये जो भारत की अर्थव्यवस्था, ये वाला कितना, उसमें 4 टॉपिक है ना, और 4 टॉपिक में से भी ये कितना सारा अपना क्वेश्चन दे के गया, ये वाला वेटेज कितना ज़्यादा आया था उस समय में। फिर भारत की अर्थव्यवस्था से 11 प्रश्न, और ये शिक्षा मनोविज्ञान से 20 प्रश्न, जो कि हमेशा इतने ही आते हैं, 20 प्रश्न समथिंग। ठीक है, मनोविज्ञान से। तो ये जो पेपर था, ये मैंने मोटा मोटा आपको बताया संस्कृत विभाग वाला। ठीक है, जो कि उस पर भर्ती परीक्षा में आया था। फिर मैंने अच्छे से जो प्रॉपर से देखा था सब कुछ कि हाँ कितने टॉपिक से कहाँ से कैसे प्रश्न करते हैं। अब हम पढ़ेंगे तब तो हमें कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, किसको हम थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, स्किप नहीं तो उसको ऊपर से देख सकते हैं, किसको हमें गहराइयों से देखने की आवश्यकता है। इस चीज़ को देख करके थोड़ा सा हमें ये होता है कि अगर हम इस तरीके से एनालाइज करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो बिगनर्स हैं, जो अभी सेकंड ग्रेड की परीक्षा की तैयारी ही करना जिन्होंने प्रारंभ किया है, उनके लिए तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और जो पहले से करते आ रहे हैं तो शायद उन्होंने कर लिया होगा, फिर भी उनके लिए लाभकारी है अगर किसी ने इस स्तर से नहीं किया है तो। और जिन्होंने अभी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा दी है और अब सेकंड ग्रेड के लिए जो 55 से और ये 60 दिनों के बीच में हमको समय मिला है, उसमें से किसी की पेपर अच्छा गया है तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बाई चांस किसी के नंबर कम आ रहे हैं फर्स्ट पेपर में, जैसे कि लगभग बहुत सारे लोगों के आ ही रहे हैं, तो उसके लिए हम अब ये है कि नंबर कम आ रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते, अपन सेकंड ग्रेड की बढ़िया से तैयारी करेंगे, मस्ती के साथ आनंद के साथ पढ़ेंगे। और उसमें ये जो मैंने एनालाइज़ किया है ये आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। तो चलो अपन अब ये देख लेते हैं कि ये जो भर्ती परीक्षा थी सामान्य विभाग वाली, इसमें से कैसे कैसे करके कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो ये जो मैंने दो बार ऐसे कर लिए थे, और फिर अब ये नीचे वाला जो है सामान्य विभाग का, मैंने इसको टॉपिक वाइज बिल्कुल अच्छे से विश्लेषण किया है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसा क्या रहता है। अब देखो, जो राजस्थान का भूगोल था वो मैंने 4 भागों में विभाजित किया था, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, राज्य व्यवस्था राजस्थान की, और राजस्थान का करंट अफेयर्स। अब इधर देखते हैं, तो राजस्थान का अब की बार जो भूगोल था, मैंने ये ग्रुप जो ए का पेपर था उसको अच्छे से किया था, और ज़्यादा समथिंग अंतर नहीं रहता है, इसी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो इधर क्या होता है कि राजस्थान का जो भूगोल है वहाँ से आए थे 9 प्रश्न। अब वो कैसे कैसे आए थे कि भौतिक प्रदेश से 1 प्रश्न दे दिया था, अपवा तंत्र, और अपवा तंत्र में भी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से निकल रही है, वो मैचअप वाला प्रश्न आता है ना, क्योंकि आजकल की ये है कि मैचअप वाले आते हैं, कथनों के मिलान आएंगे इत्यादि करके। जलवायु से 1 प्रश्न आया था, वनस्पतियों से 1 प्रश्न आया था, कृषि से 1 प्रश्न, वो भी कृषि में भी आर्थिक समीक्षा से उठाया गया था। अब इसको करंट में मान सकते हैं, पर ये करंट में नहीं आएगा क्योंकि राजस्थान में पूछा था कि कौन सा स्थान है मूंगफली इत्यादि में, और जिन्होंने ये पेपर दिया होगा उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा ही। अब देखो, उद्योग में कारखाने के कौन सा कारखाना कहाँ पर स्थापित है, ये पूछ लिया था। ठीक है,
जनगणना में से अपन को हमेशा से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। तो जनगणना से आए थे 2 प्रश्न कि दशकीय जनगणना का परिवर्तन और अनुसूचित जनजातियों की कितनी परसेंटेज रही। अब आप ये बोलोगे आपने इतना डिटेल से किया कि हाँ भाई मैंने सारे के सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से गहन तरीके से पढ़ा है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें लिख लिया कि आपको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। आप फिर अब सीधे सीधे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, उसमें ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देख सकते हो कि इसके इर्द गिर्द पेपर ऐसा प्रश्न पत्र बनाया जा रहा है, तो हम भी ऐसा ही करें। इतिहास में से भी 10 प्रश्न आए थे राजस्थान के इतिहास में से, जिसमें से भी ये देखो सभ्यता से एक प्रश्न आया था, गुर्जर प्रतिहार से एक प्रश्न आया था, अजमेर के चौहान से एक प्रश्न आया था, रणथंभौर से एक प्रश्न आया था, ठीक है। और जो प्रताप वो लग रहे हैं ना अपन के सांगा प्रताप, ये राय सिंह, ये जो सारे जो राजा लगे हुए हैं उसमें से ये प्रश्न आया था प्रताप के में से, ठीक है। 1857 की क्रांति से एक प्रश्न आया था, जन जागृति से एक प्रश्न, प्रजामंडल से। अब देखो प्रजामंडल अपने आप में इतना विस्तृत टॉपिक और हमेशा से प्रश्न आता है। तो भाई ये तो ऐसे है कि आधुनिक वाला अपन का राजस्थान और ये वाला इतिहास, और राजस्थान का जो है प्राचीन इतिहास, यहाँ से भी देखो 10 प्रश्न का वेटेज है पूरा पूरा। जनजाति से एक प्रश्न आया था और एकीकरण से भी एक प्रश्न आया था, ठीक है। ये रहे इनके मतलब 9 प्रश्न हो गए हमारे भूगोल से, जबकि पिछली बार भूगोल से आए थे 11 प्रश्न, है ना। आप देखो कला संस्कृति का कितना बड़ा योगदान है। कला संस्कृति का देख लीजिए आप, लोक देवता का एक आया था, और अभी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा था कि लक्ष्मण के अवतार कौन से हैं, और फर्स्ट ग्रेड के बाद में भी। और फिर 2 जो प्रश्न आए थे कला संस्कृति वो बहुत गहराई से पूछे थे, तो कोई बच्चे करके आए कोई नहीं करके आए। पर यहाँ पे जो ये प्रश्नों का स्तर रहा है ना, वो कोई बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछा था, क्योंकि यहाँ पर भी लोक देवता का एक सामान्य प्रश्न पूछा गया था हड़बू जी से, और संत संप्रदाय में भी जो पीठ, संतों की पीठ वगैरह होती है वहाँ से पूछा था। त्यौहार भी नॉर्मल तरीके से ही था। लोक गायकी 4 वैद शैली वाला पूछ लिया गया था। जनसंख्या से वो जनजाति से भी पूछा गया था। वहाँ पे अपन को सारा कुछ पढ़ना होता है कि उसका नायक कौन है और कौन कौन सी रिवाज चलती है। अब इसको तुम रीति रिवाज में से भी मान सकते हैं अपन सब लोग, ठीक है। अब है नाथद्वारा शैली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के। कभी तो महिलाएं पूछ ली जाती हैं नाथद्वारा की, या फिर मतलब मोस्ट जो चीज़ है वहाँ से ही प्रश्न अधिकतर कर उठाए जाते हैं। कुछ ऐसा विशेष नहीं है कि हम बिल्कुल ही मतलब आराम से, अगर यदि हम अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से इन टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाएँ तो हमारा काम हो जाएगा। अब स्थापत्य कला जो है उसमें से मिक्स दिया कि उसने मतलब मैचअप वाला प्रश्न दिया था, और मैचअप वाले में से भी कि मंदिर और महल और हवेली इनको मतलब सम्मिलित करवाया था कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, तीनों के अलग अलग। तो अपन को अभी 3 चैप्टर है, पर उसने क्वेश्चन इसमें से एक दे दिया। भाषा साहित्य में से देख लीजिए कानड़ देव। और अब 2 चीज़ हैं इसमें कि जो भाषा साहित्य में से अब ये इसने बुक्स वगैरह पूछी है। चाहो तो आप कानड़ देव और अलाउद्दीन की जो किताब इसकी जानकारी मिलती है उसको अपन उधर रख सकते हैं राजस्थान के इतिहास में से, ठीक है। और चाहें तो हम इसको यहाँ पे बुक्स दे रखी हैं तो भाषा साहित्य में जोड़ सकते हैं। अब मैंने वो एक साथ हो जाए बुक्स वगैरह के लिए, इसलिए यहाँ पर रख लिया। अगर यदि आप चाहो तो वहाँ पर समझ सकते हो, वो तो लगवा करके अप्रॉक्सीमेट है कि इतना इतना हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया जिससे अपन को भी समझने में थोड़ी सुविधा रहे, ठीक है। अब ये बीसल देव की एक बुक पूछ ली थी, मंडन की बुक से पूछ ली गई थी। मतलब भाषा साहित्य भी अपना एक अलग ही योगदान रखता है, इसको तो हमें टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना है, ठीक है। मतलब इसमें से यदि देखा जाए तो एक तो चित्रशैली और एक भाषा साहित्य, ये 2 टॉपिक तो अपने आप में बहुत मतलब अच्छे भी टॉपिक हैं पढ़ने के लिए, और इसको अपन छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जा सकते। छोड़ना तो खैर हमको कुछ भी नहीं है, सारे ही हमको करने। तो कला संस्कृति के अब इसमें आए थे 11 प्रश्न, है ना। देख लो 8 भी आ जाते हैं, 10, 8, 9, 10, 11, मतलब लगभग 8 से 11 प्रश्न कैसे ना कैसे वो पूछ ही लेता है। फिर एक दुर्ग से आया था, दुर्ग का भी सरल ही प्रश्न था। अब देखो ये राजस्थान की राजव्यवस्था का सिलेबस बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं है, परंतु ये प्रश्न अच्छे खासे देके जाती है, 8 या 9। अब देखो इस वाले पेपर में आए थे 9 प्रश्न। अब राज्यपाल से उसने 2 प्रश्न पूछे थे, एक तो सत्य असत्य वाला पूछ लिया गया था, एक पूछा था कि संविधान संशोधन कौन सा होता है राज्यपाल को नहीं, ऐसे करके मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक ठाक था। जबकि ये कहते हैं कि सेकंड पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा टफ आती है, पर इस वाले पेपर का एनालाइज जब मैंने किया तो वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। अपन को थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ने की थोड़ा ज़रूरत है कि टॉपिकों पे जो इंपॉर्टेंट बिंदु उनको दिमाग में रखते हुए अपन ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करें। देखिए अब ये आगे इसमें मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि यहाँ से ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, उसी के अनुसार आपको थोड़ी सुविधा मिल जाएगी तैयारी करने में। आपको भी पता लग जाएगा कि कैसा कैसा कहाँ से, आप चाहो तो इनको नोट डाउन कर सकते हो, या फिर जो आपका सिलेबस है उसके ऊपर आप इन क्वेश्चनों को क्रमांक दे सकते हो। यदि आप टॉपिक पे नहीं जा रहे हो तो केवल जो सब्जेक्ट है ना उन पर लिख लो कि हाँ भाई यहाँ से इतना वेटेज आता है, यहाँ से इतना। वैसे तो सबको पता होगा, पर अभी भी किसी को नहीं पता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी मेरी वीडियो, ठीक है। तो मानवाधिकार से एक है, आरपीएससी से एक है, अध्यक्षों का कालक्रम पूछ लिया जाता है इसमें,
मुख्य सचिव से एक आया है। और पूरी पॉलिटिकल में एक तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव और पंचायत राज, ये तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे तो हमेशा ही करके क्वेश्चन बनता है। और ये भी बहुत बड़े बड़े नहीं है, मानवाधिकार आयोग और आरपीएससी, इनको भी अपन अच्छे से करके जाएंगे। करंट से 10 से 12 प्रश्न तक लगभग आ जाते हैं, कभी 8 9 10, 8 तो नहीं पता, 10 तो हमेशा आते हैं, 10 तो मान कर ही चलें, कभी कभी 12 भी हो सकते हैं। ये सारे आपको दिखाई दे रहा होगा उस हिसाब से। अब देखो ये विश्व भूगोल, हम कई बार कहते हैं कि लाओ विश्व भूगोल को नहीं पढ़ें या छोड़ दें, पर ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ये आप कोई बच्चा अगर स्किप करना चाहता है तो कर सकता है, अन्यथा ये तो अब देखो इसमें सीधा सीधा पूछ लेता है पृथ्वी दिवस का, एकदम सरलता, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, कोई थीम नहीं पूछी, कोई करंट से रिलेटिव नहीं पूछा, सीधा पूछा कि पृथ्वी दिवस की डेट पूछी थी, ठीक है। तो इसमें महासागर, वैश्विक वन तंत्र, पर्यावरण मुद्दे, इन सबसे एक प्रश्न था, मतलब 5 प्रश्न विश्व भूगोल के समझ सकते हैं अपन। और भारत के भूगोल से भी 5 से 6, लगभग 5 से 6 प्रश्न, ठीक है। तो वो भौतिक विशेषताओं का इस बार 2 कर दिया। अब ये नहीं कि बिल्कुल मैं फिक्स बता रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा अंदाज आए कि हाँ इतनी आ सकते हैं, अगले पेपर में इतनी आई थी। और हर बार ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ये एक दो प्रश्न होते हैं, पर बिल्कुल पूरा नहीं होते, क्योंकि विश्व भूगोल से मोस्टली 5 ही प्रश्न आते हैं, और संस्कृत विभाग के में 3 ही आए थे, है ना। तो इधर एक जलवायु का, अपवाह तंत्र का, वनस्पति का और ऊर्जा का, ये हो गई। अब ये भारतीय राज व्यवस्था सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अपने फर्स्ट पेपर में, एक तो राजस्थान का भूगोल, एक भारत की अर्थव्यवस्था, है ना। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था, इसको पढ़ने में तो खैर ऐसा लगेगी कि ना कितनी बड़ी है, बट ये तो है नहीं, मतलब 14 प्रश्न तक देकर जा रही है। और शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि सीधे 20 क्वेश्चन, मतलब ये नंबर नहीं है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखो पूरा, मतलब इतनी, और एक वो राजस्थान का इतिहास, वहाँ से 10 प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। पर उसमें वो प्रजामंदिर किसान आंदोलन वगैरह के जो टॉपिक, वो थोड़े हाँ खैर बड़े पड़ जाते हैं। पर देखो इसमें देखते हैं अपन, 1919 अधिनियम से एक प्रश्न और 1935 दोनों से एक एक प्रश्न आया है। संविधान का निर्माण और विशेषताएं होती है, वहाँ से 2 प्रश्न आए। मूल अधिकार से एक, और ये तो छोटे छोटे टॉपिक है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, है ना, इनसे एक एक। राष्ट्रपति से एक प्रश्न आया, प्रधानमंत्री से एक प्रश्न आया, उच्चतम न्यायालय से एक आया है। नेहरू जी का योगदान था वो विदेश नीति, उसमें से 1 या 2 मान सकते हो, ठीक है। वो एक मैंने करंट में इंक्लूड कर दिया, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है। यूएनओ से इनसे एक एक 2 प्रश्न आ जाते हैं। हाँ, इसमें ये जरूरी है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो करंट से जोड़ करके दे देते हैं, कभी नहीं, पर इसमें था नहीं ऐसा करंट वाला, तो मुझे ऐसा लगा नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बाकी आप देख लेना अपने अनुसार। फिर राजनीतिक दल से एक, हाँ एक चीज़ बताना चाहूँगी गाइस, इसमें क्या है कि जो राजनीतिक दल और दबाव समूह, ये दोनों टॉपिक क्या है, एक साथ लिखे हुए हैं। उसमें काफ़ी सारे जो एस्पिरिएंट है वो ये करते हैं कि दबाव समूह वाले टॉपिक को बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं। शायद उनको ऐसा लगता होगा कि यहाँ से कोई प्रश्न ही नहीं आते हैं, बट मैंने 2-3 पेपरों में अब तक जो देखा है, मैंने भी दिए थे, उसमें भी देखा था कि जो दबाव समूह से प्रश्न आते हैं, हम उस पर नज़र नहीं रखते या हमें ध्यान में नहीं रहता। कोई कहता है कि इस टॉपिक को बिल्कुल मत पढ़ो, यहाँ से तो प्रश्न आते ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है कि नहीं आते। हाँ, कभी न आते हैं और कभी नहीं आते। उसमें क्या है, देखो जैसे फिक्की की स्थापना पूछ ली, CII की स्थापना पूछ ली, ऐसे करके जो छोटी छोटी वो संस्थाएं ना, कभी तो उनको मैचअप करने के लिए दे देता है, मोस्टली उनको उनकी स्थापना का हुई वहाँ से प्रश्न दे देता है। तो यदि आप इसको स्किप करने के लिए छोड़ रहे हो दबाव समूह को, तो भैया बिल्कुल स्किप मत करना। थोड़ा थोड़ा मोटी मोटी जो संस्थाएं ऊपर ऊपर हैं, यदि आपका नोट्स बुक जिसमें भी आज से आप पढ़ रहे हो, तो उन संस्थाओं को एक एक बार तो ये देख लेना कि कौन सी संस्था की स्थापना कब हुई, क्योंकि पिछले 2-3 परीक्षाओं में डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न आए। और एक ये आते हैं कि ये जो संस्थाएं वो किससे रिलेटिव है, तो उसका आंसर भी होता है कि दबाव समूह से संबंधित है। ऐसे फिक्की पूछ लिया, ये किससे संबंधित है, तो वो दबाव समूह से। फिक्की की स्थापना कब हुई, इस तरीके से मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम इस वाले मैटर को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अभी भारत की अर्थव्यवस्था, ये 4 प्रश्न, कभी तो यहाँ से 10 प्रश्न तक आ जाते हैं, और अब देखो यहाँ पे 4 प्रश्न, क्योंकि 4 ही हैं ये, एक कृषि से, एक उद्योग से, एक विदेशी व्यापार, एक सेवा क्षेत्र, ऐसे करके, ठीक है। ये 4 प्रश्न ही हैं, पर इसमें पढ़ना तो भाई पड़ेगा, इसमें बजट भी पढ़ लो, इसमें बहुत सारी कृषि की जो नीतियाँ आती हैं, जो विदेशी व्यापार है, और पूरा का पूरा ये तो करंट से जोड़ कर ही अपन को देखना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, चलो इसको भी देखेंगे, आपको पता चलेगी, इनमें से एक एक प्रश्न तो आ ही जाता है लगभग। और ये रहा अपना का शिक्षा मनोविज्ञान, जो मोस्टली सब ने कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट ग्रेड की कर रही थी, उसके बाद में से अब मैं सेकंड ग्रेड की कर रही हूँ। तो चलो अपन करते हैं साथ में अच्छे से प्रिपरेशन, देखते हैं आगे क्या होगा जो होगा। पर हम तो 2 मंथ अच्छे से करेंगे इसकी तैयारी। तो इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान है, वहाँ से 2 प्रश्न, ऊपर ऊपर का टॉपिक है ना शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं, और वो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सी विशेषताएं पूछता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, किसमें क्या जुड़ेगा। फिर ये वृद्धि विकास, जो बाल विकास जिसको हम पढ़ते हैं, बाल विकास, उसमें सारे के सारे आ गए हैं। जीन पियाजे कोहल वर्ग, वहाँ से इन्होंने एक एक दिया है, एक जीन पियाजे का पूछा था और एक पूछा था इन्होंने कोहल वर्ग का, ठीक है। अधिगम से 4 प्रश्न आए हैं, देखो अधिगम की विशेषताएं पूछ ली उन्होंने, 3 प्रश्न तो अधिगम की विशेषताओं से ही घुमा फिरा के उन्होंने दिए हैं, और एक प्रश्न आया बांडूरा जी से,
फिर व्यक्तित्व के 3 प्रश्न एक जुंग से, और इनके जो परीक्षण वगैरह नहीं होते, टीएटी परीक्षण और ये जो सारे परीक्षण होते हैं वहाँ से प्रश्न आया है। बुद्धि में गार्डनर के जो 7 नहीं दी उन्होंने बुद्धि, फिर वो 9 हो गई, वो वाली आई है बुद्धि से, इनकी बुद्धि से आया है। फिर व्यक्तित्व भिन्नता, यहाँ से एक इसकी विशेषताओं से प्रश्न आया था, एक सृजनात्मक से और एक प्रतिभाशाली बच्चों से, इस प्रकार से इसमें प्रश्न आया था। एक समायोजन से आया था, युक्तियों से, अभिप्रेरणा से 2 की बाह्य अभिप्रेरणा और ये वाली अभिप्रेरणा ऐसे करके पूछा जाता है ना, वो वाला प्रश्न। फिर एक अभिवृत्ति से आया था और एक आत्मसंप्रत्यय से। ये लग रहा है ना अपन की बाद में अभिवृत्ति, एटीट्यूड, आत्मसंप्रत्यय और अभिरुचि, आदत, इन वालों से। और ये बड़े छोटे छोटे से टॉपिक है, इसको अपन चाहें तो आधा घंटे में जल्दी से पूरे 4-5 टॉपिकों को जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो ये जो धिंडवाल की किताब है यहाँ से कर रही थी, ये क्वेश्चनों को देख रही थी, क्योंकि कई सारे पेपर मेरे पास है नहीं है, कई सारे जो हैं वो जो मैंने दिए वो मैंने निकलवा रखे हैं, थोड़े से निकलवा रखे हैं, थोड़े से नहीं निकलवा रखे हैं। यहाँ से अब देखो इस ऐसे ज़्यादा तो नहीं है पर सिंपल ऐसे प्रश्न हैं। तो जो हमने आज का एनालाइज किया इसका पूरे पेपर का, इससे सारांश तो यही है कि देखो उसने पूरा का पूरा, वैसे तो देखा जाए तो पूरा सिलेबस उसने कवर किया है, कुछ भी ऐसा नहीं है उसने बहुत ज़्यादा स्किप कर दिया हो या उसने नहीं लिया हो, उसमें से सब में से उसने थोड़ा करके ये सब कुछ लिया है, अच्छे से लिया है। तो हमको भी यही है कि कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है। कोई कहता है दबाव समूह छोड़ के जाओगे, नहीं भैया, दबाव समूह मत छोड़ो, उसको भी करके जाओ। तो जितना आपसे हो सके अपने रिवीजन दो, बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और ये जो मैंने आपको अच्छे से विस्तार रूप से बताया है कि कौन सा टॉपिक से कौन सा कितने प्रश्न बन रहे हैं, कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न बन रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं आगे। जिनको अच्छा लगा हो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो और जल्दी से जॉब मिले आप सबको, यही शुभकामनाएं मेरी। बाय।